जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी की समीक्षा। यह कहानी डिग्री में और पीजी में अर्थात यूजी और पीजी में हिंदी के पाठ्यक्रम में कई विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो आज हम देखेंगे तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम इस कहानी की समीक्षा। सबसे पहले जानेंगे फणीश्वरनाथ रेणु अर्थात जो इसके लेखक हैं उनका परिचय। फणीश्वरनाथ रेणु, इनका समय है 1921 से 1977 तक। महिला आंचल इस उपन्यास के आंचलिक उपन्यास की परंपरा की नींव डालने वाले अर्थात शुरुआत करने वाले फणीश्वरनाथ रेणु को आंचलिक कथाकार कहा जाता है। आंचलिक उपन्यासों में विशिष्ट प्रदेश का चित्रण होता है, उसमें नायक की जगह कथाभूमि प्रमुख होती है। अब यह चित्रण किसी गांव अथवा नगर या शहर का भी हो सकता है। रेणु जी की कहानियों में पूर्णिया जिले के आंचल का चित्रण अधिक हुआ है। उनका जन्म 1921 में बिहार के पूर्णिया जिले के औराई हिंगना गांव में हुआ। उन्होंने मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड आदि उपन्यास लिखे हैं, लेकिन मुख्यतः उन्हें मैला आंचल इस उपन्यास से आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है और आंचलिक उपन्यासों की परंपरा में सबसे पहले शीर्ष स्थान फणीश्वरनाथ रेणु को ही मिला हुआ है। और प्रस्तुत कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम यह आंचलिक कहानी है। आइए देखते हैं इस कहानी की कथावस्तु। तीसरी कसम हीरामन के निहायत सामान्य विश्वासों की कहानी है। हीरामन इस कहानी का मुख्य नायक है। हीरामन एक गाड़ीवान है। 40 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान 20 सालों से नेपाल और भारत के सीमावर्ती प्रदेश में गाड़ीवान का काम करता है। उसे अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय किसी अन्य वस्तु में रुचि नहीं है अर्थात इंटरेस्ट नहीं है। अत्यंत सरल स्वभाव के हीरामन का विवाह नहीं हुआ है। परिवार में बड़े भाई और भाभी के साथ वह रहता है। बचपन में जिस लड़की से उसका विवाह तय हुआ था, ससुराल आने के पहले ही उस लड़के की मृत्यु होती है। भाभी हीरामन का विवाह तो करवाना चाहती है, पर उनकी कुछ शर्तें हैं, जिसके अनुसार कुंवारी लड़की से ही वह अपने देवर का विवाह करना चाहती है। पर कोई पिता आधेड़ उम्र के लड़के को अपनी बेटी कैसे दे, क्योंकि उस समय का जो रिवाज था बाल विवाह परंपरा थी। तो अब ये तो युवा हो चुका था और इस उम्र में किसी छोटी लड़की के साथ उसका विवाह कैसे हो पाता था। तो ये अनमेल विवाह बन जाता और कोई पिता ऐसे आधेड़ उम्र के यानी आधे से ज़्यादा जिसकी उम्र हो चुकी है उस व्यक्ति के साथ विवाह कैसे करवाता। अतः उसकी शादी नहीं हुई है और परिवार में हीरामन अपनी भाभी से बहुत डरता था। हीरामन मोरगंज राज नेपाल से, जो गांव का नाम है वहाँ पर बताया हुआ मोरगंज राज, नेपाल से लकड़ी, धान और चोर बाजार का माल ढो चुका है। यानी अपनी गाड़ी में वह नेपाल के मोरगंज से जो सामान है, लकड़ी, धान और चोर बाजार का भी जो माल होता था उसे ढोने का काम करता था। एक बार जब उसकी गाड़ी पकड़ी गई तो गाड़ी वही छोड़ बैलों के साथ जेल के डर से जंगल से दौड़ते हुए घर पहुंचा था। तब से चोरी का माल न ढोने का निश्चय हीरामन ने किया था। अर्थात उस समय जेल और पुलिस वालों से आम व्यक्ति बहुत डरता था और खासकर हीरामन तो उनसे बहुत डरता था, इसलिए अपनी गाड़ी को छोड़कर बीच रास्ते में भाग जाता है। नई गाड़ी खरीदने में उसे बहुत परिश्रम करने पड़े थे। एक बार सर्कस के बाघ को ढोने के 100 रुपये मिले थे। अर्थात उसकी गाड़ी में सर्कस के बाघ को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना था, ढोना था, तो उसे 100 रुपये मिले थे। फारबिसगंज, ये भी गांव का नाम है, फारबिसगंज से मोरगंज राज का भाड़ा ढोकर देर दूसरे की गाड़ी लेकर जो पैसे जमा किए उससे वह नई गाड़ी खरीदता है।
वह मेले आदि के लिए भाड़ा ढोता है, लेकिन मेलों में शामिल नहीं होता। उसे अन्य किसी भी बात का शौक नहीं है। गाड़ी चलाते हुए बैलों से बातें करना, गीत गाना आदि उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके गांव के साथी गाड़ीवान लाल मोहर, धुनीराम और पलटदास है। अपने कमाए हुए पैसे हीरामन भाभी को दे देता है। फारबिसगंज में मेला लग रहा है। मेला अर्थात जिसे एग्जीबिशन कह सकते हैं आप। शहरों में जो एग्जीबिशन लगते हैं उसी तरह गांव में साल में कम से कम एक बार हर गांव में मेला लगता ही है। तो फारबिसगंज में मेला लग रहा है। अतः मथुरा मोहन नौटंकी में लैला की भूमिका करने वाली कानपुर की हीराबाई रोहता कंपनी की नौटंकी की ओर से मेले में शामिल होने वाली है। वह हीरामन की गाड़ी में सवार हो जाती है। हीरामन उसे गांव की कचराही बोली में बात करते हुए रास्ते में आने वाले स्थान की जानकारी बताता है। साथ ही महुआ घटवारिन की कथा गाकर सुनाता है। हीराबाई हीरामन को मीता कहती है। हीरामन जो ग्रामीण भाषा बोलता है, वहाँ की भाषा में उसे गाड़ी चलाते हुए लोकगीत गाना बहुत पसंद है और महुआ घटवारिन की कथा वहाँ के लोकगीतों में प्रचलित है, जिसे वह गाकर हीराबाई को सुनाता है। और हीराबाई बड़े प्यार से हीरामन को मीता कहकर पुकारती है। उसे भाई मानते हुए बातचीत करती है। हीरामन पहली बार किसी महिला से प्रभावित होता है, क्योंकि इतने करीब से किसी महिला से भाभी को छोड़कर पहली बार ही अन्य किसी महिला से वो बात कर रहा है। इतनी बातें उसने कभी किसी औरत से नहीं की थी। हीराबाई मीता को नौटंकी देखने आने का आग्रह करती है। हीरामन अपनी भाभी से डरता है, इसलिए नौटंकी देखने की खबर भाभी को मिली तो खैर नहीं, यह सोचकर वह नौटंकी देखना नहीं चाहता, पर दोस्तों के कारण नौटंकी देखता है। हीराबाई के सौंदर्य और सादगी से आकर्षित हीरामन हीराबाई की ओर आकर्षित होता है और नौटंकी देखते समय लोगों के द्वारा हीराबाई के लिए उपहास भरी हीन बातें अर्थात गलत कमेंट्स, उपहास भरी हीन बातें वह सुन नहीं पाता और वही उनके साथ मारपीट करता है। हीराबाई पर हीरामन का बहुत विश्वास है, इसलिए मेले के दौरान कमाए हुए पैसों का थैला भी वह हीराबाई के पास ही रखता है। हीरामन का एक साथी लहसनवा, जो लाल मोहर का नौकर गाड़ी वाहन था, वह अपना यह काम छोड़कर हीराबाई की रोहता कंपनी में उसके कपड़े धोने का काम करने लगता है। अचानक एक दिन पता चलता है कि हीराबाई रेल से वापस मथुरा मोहन कंपनी में जा रही हैं और हीरामन को उसने स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया है। हीरामन दौड़ता हुआ जाता है और देखता है कि हीराबाई के साथ जो व्यक्ति है वह हीराबाई को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा है। हीराबाई अपने पास रखा पैसे का थैला हीरामन को सौंपते हुए विदा लेती है, किंतु हीरामन नहीं चाहता कि हीराबाई किसी नौटंकी कंपनी में काम करे, क्योंकि वहाँ काम करने वाली महिलाओं को कोई सम्मान नहीं मिलता, बल्कि लोग उनके बारे में बुरी बातें करते हैं। महुआ घटवारिन की जो कथा हीरामन ने हीराबाई को सुनाई थी, उसमें कैसे सौदागर घटवारिन को ले जाता है, उसी तरह महुआ घटवारिन की तरह ही सौदागर ने हीराबाई को मानो खरीद लिया है। अतः वह मजबूर थी। हीरामन इस असहायता को सह नहीं पाता। हीराबाई के जाने के बाद वह मेले में न रुककर घर चला जाता है, मन में यह कसम लेते हुए कि अब कभी वह कंपनी की औरत को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा। तो यही है तीसरी कसम और यहाँ पर कहानी की कथा वस्तु समाप्त होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी समझ में आई होगी। इस कहानी में कई सारे पात्र आए हुए हैं। जब कहानी आप विस्तार से पढ़ेंगे तो कई सारे पात्रों के नाम के साथ इसका जो एक आंचलिक कहानी का वास्तविक आनंद है, जब आप कहानी पढ़ते हैं तो महसूस होता है। उस कहानी की भाषा में जो देहाती शब्द है, जो मुहावरे हैं, कहावतें हैं, लोकोक्तियाँ,
तो उनका आनंद भी आप कहानी पढ़ने के बाद महसूस करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कहानी की कथा वस्तु समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। ज्योति प्रकाश को हिंदी स्टडी इस यूट्यूब चैनल पर हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।